गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का सिविल एज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि हमारे इंडियन पॉलिटी का फंडामेंटल राइट है। इस टॉपिक को हम इमेजेस व माइंड मैप के माध्यम से इस तरह से समझेंगे कि एक ही बार में याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मूलभूत अधिकार हैं राज्य के द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए दिए जाते हैं और राज्य के द्वारा ही नागरिकों की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है वो राज्य और व्यक्ति के बीच सामंजस्य की स्थापना को बढ़ाते हैं। तो ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1 भाग है। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3, चूंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए हम इस टॉपिक को आसानी से समझेंगे। ठीक है, आज हम आर्टिकल 12 जिसमें कि राज्य की परिभाषा है और आर्टिकल 13 के बारे में जानेंगे जो कि उच्चतम न्यायालय के पुनरावलोकन की शक्ति है ना, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। निश्चित तौर पर 1 या 200% यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल का इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इतिहास के बारे में देख लीजिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले 1215 में, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट होते क्या हैं। ओके, तो जब कोई नागरिक होता है, जैसे किसी देश का कोई नागरिक है या राज्य का, हमारे राज्य का, तो उसके व्यक्ति के जीने के लिए एक सम्मानीय जीवन और शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ प्राथमिक अधिकार होते हैं जो मूलभूत अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों को ही हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट कहते हैं। ओके, तो देखिए फंडामेंटल राइट एक ट्री है। ये ट्री के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जो पेड़ में जो जड़ें हैं, है ना, और ये जो शाख है, पत्तियां हैं, ये जो लोग हैं और इन लोगों की स्वतंत्रता को बांधे रखता है ना। तो इसी को हम फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। जैसे कि परिचय के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे भारत के संविधान में, हमारे जो भारत का संविधान है उसमें भाग 3 में, है ना, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और जो अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित हैं। वैसे तो 1791 में संशोधन करके अमेरिकी संविधान ने भी ब्रिटेन के बिल ऑफ राइट से अपने संविधान में शामिल किए थे, लेकिन जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट को लिया गया है वो किस संविधान से लिया गया है? अमेरिकी बिल ऑफ राइट से। ओके, तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के, इसी कारण। अब ये क्यों कहा जाता है इसको भी हम समझ सकते हैं, है ना। इसका उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता तथा गरिमा की रक्षा करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे समझते हैं कि ये क्या है और कहां से इनका जन्म हुआ है। ठीक है, मैग्ना कार्टा इनको क्यों कहा जाता है? बताया जाता है कि 1215 में सबसे पहले जो इंग्लैंड के राजा थे, देखिए ये राजा का इमेज देख लीजिए आप, बना दिया गया है। इंग्लैंड के राजा किंग जॉन थे। उन्होंने अपने यहाँ के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए, है ना। इसे ही विश्व में नागरिक स्वतंत्रताओं का पहला दस्तावेज माना गया। भारतीय संविधान के भाग 3 को कारण इसीलिए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब वहां के जो ब्रिटेन के नागरिक थे, तो जो 1215 में किंग जॉन द्वारा एक मौलिक अधिकारों के लिए आदेश लाया गया था, उसको ही मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। तो हमारे भारत के संविधान में जैसे ही भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया तो उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगे। ठीक है, इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे तो 1215 में फिर क्या हुआ, 1689 में वहां के जो राजा होते थे, इंग्लैंड के जो सम्राट होते थे,
उन्होंने समय समय पर अपने नागरिकों के लिए कुछ स्वतंत्रताएं व अधिकार दिए। तो उन दस्तावेज अधिकारों का और मूलभूत अधिकारों का संकलन किया गया, उस संकलन को ही मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। तो इस तरह से हम फंडामेंटल राइट को शामिल करते हैं तो उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ऐसा अब 1789 की हम बात करते हैं, फ्रांस की क्रांति की, है ना। उस समय फ्रांस के नागरिक इतने फंडामेंटल राइट को लेकर जागरूक थे कि उन्होंने अपने यहाँ के जो राजा थे, सम्राट था लुई 16वां, है ना, लुई 16वां, तो उसको भी क्या कर दिया था, मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने पर फांसी की सजा दे दी थी। ओके, तो दोस्तों इसको आप आसानी से समझते रहिए। ठीक है, हैं आगे हम। ओके, अब बात करते हैं इसके मौलिक अधिकारों की हिस्ट्री के बारे में। हमारे भारत में हिस्ट्री कहाँ से हमने लिया गया है, ठीक है। तो आप आइए देखते हैं। सबसे पहले 1895 में, ये आप बिल्कुल याद रखना दोस्तों, यहां से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। भारत के संविधान विधेयक में मूल अधिकारों को मांग को शामिल किया गया। ठीक है, अब 1917 में, इसमें 16-17 नहीं लिखा है, 1916-17 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी फंडामेंटल राइट की मांग की। और फिर 1919 में जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट ने अपनी बुक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में इन अधिकारों का उल्लेख किया। 1928 की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट ने अपने मौलिक अधिकारों की सिफारिश की। ठीक है, फिर 1931 में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। ओके, तो फिर 1945 में एक सप्रू समिति बनी। उस समिति ने अधिकारों के संबंध में कुछ अनुशंसाएं की, किससे, संविधान सभा से। तो जब हमारा अंग्रेजों से तो उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, तो इस सप्रू समिति के अधिकारों की अनुशंसाओं को संविधान सभा ने, इन अधिकारों को संविधान सभा के भाग 3 में शामिल कर लिया। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ समितियां भी बनी हैं। मौलिक अधिकारों के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो इनका उद्देश्य है व्यक्ति के समग्र विकास को सुनिश्चित करना, राज्य की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाना। मतलब यदि राज्य आपके फंडामेंटल राइट यानी जीने के लिए कुछ अधिकार हैं, उनका भी हनन करता है तो उन पर मौलिक अधिकार क्या करते हैं, निरंकुश लगाते हैं, यानी निरंकुशता पर नियंत्रण करते हैं, यानी प्रतिबंध लगा देते हैं राज्य के ऊपर। ओके, इस तरह से ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं, सामाजिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। वैसे सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक की पूछा जाए तो ये डीपीएसपी में होता है, लेकिन यहाँ सामाजिक न्याय व राजनीतिक न्याय किसके द्वारा स्थापना होती है, फंडामेंटल राइट के द्वारा। अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा करना, उस संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। ये जब आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो ये आपको विशेषताएं अपने आप आने लगेंगी। ठीक है, तो हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जान लिया है। अब हम जानते हैं कराची अधिवेशन 1931, जो एकदम इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कहाँ हुआ, कराची में। ओके, इसकी अध्यक्षता किन्होंने की, सरदार पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनकी अध्यक्षता की। कौन से अधिवेशन की, कराची अधिवेशन की, जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होते थे। किस वर्ष हुआ ये, 1900। यह अधिवेशन नागरिकों को अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव को पहली बार पारित किया गया। मतलब इस अधिवेशन में जो नागरिकों के अधिकार हैं, अधिकार में ही हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं, को दिए जाने के प्रस्ताव को पहली बार पारित करने का अवसर बना। मौलिक अधिकारों का विचार सबसे पहले 1931 के कराची अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। अब आप ये एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना, अब यहीं से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा।
सबसे पहले तो कहाँ हुआ? कराची में। किस वर्ष हुआ? 1931 में। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले विचार इसी कराची अधिवेशन में लाया गया। ओके, चलिए देखते हैं। हाँ, संविधान जब हमारा लागू हुआ, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ, तो हमारे मूल जो संविधान बना, यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान अपनाया, उसमें कितने अधिकार थे? 7 फंडामेंटल राइट थे। ठीक है। फिर संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। मतलब एक हमने यहाँ से माइनस कर दिया, हटा दिया, तो अब वर्तमान में कितने अधिकार बचे हैं? 6 अधिकार बचे हैं। इसको हमने 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसको कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 31 के तहत यह एक मौलिक अधिकार था। पहले किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 31 के तहत। और वर्तमान में अब यह अनुच्छेद 301 के अधीन कानूनी यानी लीगल अधिकार बन गया है, जिसको भाग 12 में रखा गया है। मेन मोटो दोस्तों इसका ये था कि जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार पे लोगों का क्योंकि हनन होता तो सीधा कहाँ पहुंच जाते? वो एससी व एचसी, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये इसमें अब क्या करती वो, हर एक नागरिक क्या करता? ये संपत्ति का हमारा फंडामेंटल राइट है। तो संसद ने क्या कहा? संसद ने ये संशोधन करके इसको फंडामेंटल राइट से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया, ताकि न्यायालय इसकी क्या कर सके? व्याख्या कर सके और सरकार अपने हिसाब से इसको कानूनी एक मसौदा तैयार कर अमली जामा पहना सके। लेकिन अभी आपने देखा है कि बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि किसी की जमीन मान के चलो आपने अधिग्रहण कर ली सरकार ने, तो अब वो यदि वो फंडामेंटल राइट होता तो वो कहाँ पहुंच जाता? सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता। ठीक है। तो उस समय विकास प्रभावित होता और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो संरचनाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। तो सरकार ने अपनी दूरगामी सोच को सोचते हुए ये विवाद का विषय न बने, इसलिए 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के से हटाकर मौलिक अधिकार से वर्तमान में अनुच्छेद 301 के अधीन कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया है, बना दिया गया। ये किस भाग में रखा गया है? 12वें भाग में। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया है। तो अब देखिए जो मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले समानता का अधिकार है, इसमें 14 से 18 है। ठीक है। तो 14 से 18 कितने मौलिक अधिकार हो जाते हैं? 14, 15, 16, 17 और 18। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि समानता का अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? 5। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद हैं, यानी 23 व 24। ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से 22 है, यानी 19, 20, 21, 22। यहाँ भी कितने हैं? 4। और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, 3 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसने भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? इसे संविधान की आत्मा कहा। ठीक है। संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत को क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार में कितने हैं? 2 आर्टिकल हैं। ठीक है। तो इस तरह से शोषण के विरुद्ध में 2 हैं। तो आप याद रखना, समानता के अधिकार में ही 5 अधिकार हैं। अब हम इनको एक टॉपिक इसी के ऊपर पढ़ेंगे, जैसे समानता का अधिकार, क्योंकि ये बहुत डीपली है। फिर शोषण का अधिकार छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। कुछ यहाँ विदेशी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, बाकी सभी हमारे देशवासियों को। ओके, विदेशियों को अधिकांश मौलिक अधिकार हैं। विदेशियों को अधिकांश मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, हालांकि निम्नलिखित अनुच्छेद केवल भारतीयों को। जैसे याद रखना, 15 से 16 ये डायरेक्ट हो गया है, फिर बीच में 19 आ जाता है, फिर 29 और 30 ये डायरेक्ट आ जाता है। बीच में आप
15, 16, 29, 30 लास्ट की याद रखना, ये 19 को याद रखना। तो अब आप याद हो जाएगा, ये सिर्फ केवल भारतीयों को है, यही इस क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? तो हमें किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? राज्य के। यदि राज्य हमारे फंडामेंटल अधिकारों को, मान के चलो ये आपका राज्य है, ये आपके फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो आप दौड़े दौड़े कहाँ पे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास या एचसी हाई कोर्ट के पास। तो जो आपके जो न्यायालय हैं, जैसे कि एससी है और एचसी है, तो एससी आर्टिकल 32 के तहत और एससी आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिट निकालते हैं। और रिट संबंधी क्षेत्राधिकार के बारे में पूछा जाए तो हाई कोर्ट का अधिकार इसमें बड़ा होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ये मुख्यतः राज्य के विरुद्ध होते हैं। यदि राज्य आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप सीधे कहाँ जाएंगे? न्यायालय जाएंगे। ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है? न्यायालय जा रहा है। ठीक है, अब राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल किया गया है? 12 यह स्पष्ट करता है, देखो आर्टिकल 12 में हमें फंडामेंटल राइट में राज्य की परिभाषा को शामिल किया गया है। तो राज्य का अर्थ क्या है? जैसे सरकार की, अब राज्य के अर्थ में आप याद रखना, सरकार के जितने भी सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो न्यायालय में जा सकते हैं। यदि राज्य सरकारें विधानमंडल की आती हैं, सभी राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें, ये सभी राज्य हैं, है ना। स्थानीय सरकारें जैसे नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, नगर परिषद, इतर प्राधिकरण, कोई भी प्राधिकरण है इसके, जैसे LIC, ONGC, सेल, जो गवर्नमेंट के अंतर्गत हैं। ठीक है, सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी रुग्णालय और सरकारी विद्यालय, रेलवे और सरकारी बैंक, ये सब क्या है? राज्य हैं। ठीक है, अब आप देखिए राज्य के अंतर्गत क्या नहीं आता है, जैसे निजी संस्थाएं नहीं आती हैं, रिलायंस की, टाटा की, इस पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं होता है। इस कारण ये दोस्तों राज्य में शामिल नहीं किया जाता है। ओके, चलिए, इसमें महत्वपूर्ण केस हैं कुछ, जैसे कि LIC, ONGC, IFC के लिए केस आया था सुखदेव सिंह बनाम भगत राम 1975 में। तो सरकार द्वारा इसमें कहा गया था कि जिसमें सरकार का नियंत्रण है, यानी जिसमें सरकारी, लैंग्वेज दूसरा टाइप हो गया है, जिसमें सरकारी नियंत्रण है उसको राज्य माना जाएगा। ठीक है, सरकार द्वारा स्थापना की गई हो या जिस पर सरकारी नियंत्रण हो, सरकार द्वारा स्थापना की गई हो ना, इसका मेन मुद्दा था सरकार द्वारा स्थापना की गई हो और सरकारी नियंत्रण हो, उसी को हम क्या कर सकते हैं? राज्य मान सकते हैं। ठीक है, ये बाद बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जीरो टेलीफिल्म बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2005। जी टेलीफिल्म का आया था, तो इसमें कहा गया था कि BCCI, इन्होंने पूछा था क्या राज्य है, तो इसका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था नहीं। BCCI एक स्वायत्त संस्था है और सरकार के नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा था ये संस्था कैसी है? सरकार के नियंत्रण में नहीं है, तो इन्होंने इसको क्या किया? राज्य नहीं माना। ओके, इसको याद रखना। दूसरा आया चंद्रमोहन बनाम NCERT। ये कब आया? ये 1991 में आया। ओके, तो निर्णय हुआ कि NCERT एक राज्य नहीं है क्योंकि ये पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से NCERT को भी राज्य की भाषा परिभाषा से अलग रखा गया है और BCCI को भी राज्य की परिभाषा से अलग रखा गया है। ओके, हाँ, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की न्यायिक समीक्षा की, जिसको हम न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में जानते हैं। ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है, हमने कहाँ से लिया है? USA के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, USA के संविधान से। तो न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान करता है। न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो मूलभूत अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, यदि उनके इतर कोई कानून बनाता है ना, कानून बनाता है, कहने का तात्पर्य है कि जो मूलभूत अधिकारों का हनन हो, यदि फंडामेंटल राइट का हनन होता है और ऐसा कानून डेवलप किया जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, HC और SC को अधिकार है कि वो अपनी न्यायिक समीक्षा के तहत उस
कानून को असंवैधानिक व शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करता है। ये आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है। अब चूंकि आर्टिकल 13 में बहुत सारे पैरा हैं, बहुत सारे क्लाउज हैं, इसमें 4 क्लाउज हैं, उन चारों को हम डिटेल से जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। 13(1) देखो, आर्टिकल 13(1) में कहा गया है कि संविधान से पहले बने कानून, यानी 26 जनवरी 1950 के कानून, ठीक है, 26 जनवरी 19, यदि संविधान लागू होने से पहले कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह उस सीमा तक शून्य हो जाएगा। ठीक है, जहां तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा, चाहे वो संविधान के पहले का कानून क्यों ना हो, जब 26 जनवरी 1950 के कानून क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा? उस सीमा तक शून्य हो जाएगा। अब दूसरा आर्टिकल 13(2) है, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा आर्टिकल 13(2). इसमें कहा गया है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, है ना, या पृथक्करण का सिद्धांत। यदि किसी कानून का केवल एक भाग असंवैधानिक है, देखो जब तो पूरा कानून समाप्त नहीं होता है, केवल असंवैधानिक भाग को समाप्त किया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट, किसी भी राज्य सरकार ने, गवर्नमेंट ने, राज्य हो या केंद्र सरकार हो, उसने कानून को पारित किया, और उस कानून में क्या है, कुछ भाग ऐसा है कि वो मूल अधिकारों का, जो फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, उस जो भाग इस कानून को पूरा नहीं, जो इस भाग को क्या करेंगे, हटा देंगे, असंवैधानिक घोषित कर देंगे। इसे ही हम पृथक्करण का सिद्धांत करते हैं। यानी उस जो हमारा संविधान का खराब भाग है, यानी जो कानून का खराब भाग है, जो फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि यदि इस कानून को के इस कुछ भाग को हटाने से इस कानून का पूरा प्रयोजन ही खराब हो जाए, प्रयोजन यानी पूरा कानून का जो बेस है, बेसिक ही बदल जाए, यानी इसमें से कुछ भाग भी नहीं हटा सकते हैं, तो यह सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, या हाई कोर्ट को इस पूरे कानून को भी वो क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। ओके, इसे ही हम पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे खराब पन्ना फाड़ोगे किसी किताब का, पूरी किताब नहीं फाड़ोगे। ओके, ये सब आपका इसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं आर्टिकल 13(3) की। आर्टिकल 13(3) में क्या है, विधि, ला की परिभाषा इसमें शामिल है। और आर्टिकल 13(4) में क्या है, जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा जोड़ा गया। देखो, इसमें परिभाषा दी गई है किसी कानून की या विधि की, ला की, 13(3) में। जैसे कोई एक्ट है, अध्यादेश है, आदेश है, नियम है, उपनियम है और अधिसूचनाएं हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, विनियम है। इसमें यह है कोई कानूनी परंपराएं हैं, कोई समाज की ऐसी परंपराएं हैं जिनको बहुत पहले से क्या दिया गया है, कानूनी अधिकार दिया गया है कुछ, और समाज में मान्य है, समाज में कैसी है, मान्य है, तो उनको भी कानून माना जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो, इसमें ये प्रावधान था 13(4) में, इसमें जोड़ा गया था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संविधान संशोधनों पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा। मतलब उन्होंने इस संविधान संशोधन में, 24वें संविधान संशोधन 1971 जो इंदिरा गांधी की सरकार के लगभग में आया था, ठीक है, तो उसमें कहा गया था कि सरकार संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, तो अनुच्छेद 13 उस भाग में यदि संशोधन कर दिया गया 368 के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 13 वहां लागू नहीं होगा। हालांकि यदि संसद संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करती है तो सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब जो हमारा केशवानंद भारती बनाम है, केशवानंद बनाम भारत संघ, ठीक है, ये कब आया था, 1973 में आया था। तो इसमें ही कह दिया गया था, अब ये 1971 का है,
कि यदि ये आपने संशोधन किया है और ये संशोधन इस मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का लेक्चर खत्म होता है। आज यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले आगे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य मिलें और फैक्ट मिलें और वीडियो मिलें, जिससे आपके एग्जाम में कुछ आपको मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।